आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी पंजाब के लुधियाना जिले की है। लुधियाना जिले में जगराऊं शहर है। इसी शहर में अशोक कुमार सिंगला किराने के बड़े होलसेलर व्यापारी थे। आतूवाला चौक पर उनकी बहुत बड़ी दुकान थी। यह कारोबार उनके परिवार का पुराना पुश्तैनी काम था। जगरांव जैसे छोटे शहर में उनका नाम बड़े व्यापारियों में लिया जाता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए शहर में उनकी अच्छी पहचान थी। लोग उनकी इज्जत करते थे और उनका दबदबा भी माना जाता था। अशोक कुमार सिंगला के परिवार में उनकी पत्नी कुसुम, बेटी शिखा और बेटा साहिल सिंह, जिसे घर में रिकी कहा जाता था, शामिल थे। जगरांव के पॉश इलाके ग्रेवाल कॉलोनी में उनका करीब 500 स्क्वायर मीटर में फैला 2 मंजिला बड़ा मकान था। बेटी की शादी हो जाने के बाद साहिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा। तब अशोक कुमार सिंगला ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। 2-4 लड़कियां देखने के बाद उन्होंने साहिल के लिए लुधियाना के रहने वाले बृजभूषण गोयल की बेटी श्वेता को पसंद किया और उसी से उसकी शादी कर दी। बृजभूषण गोयल का लुधियाना में कपड़े रंगने का काम था। उनके परिवार में श्वेता के अलावा एक बेटा और था, जिसका नाम गौरव था। लुधियाना जैसे बड़े शहर में पली बढ़ी श्वेता को जगरांव जैसा छोटा शहर गांव जैसा लगता था। लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से उसने ससुराल में खुद को ढालने की कोशिश की। धीरे धीरे वह इसमें काफी हद तक सफल भी हो गई थी। शादी के बाद श्वेता को एक बेटा हुआ, जिसका नाम हितेन रखा गया। श्वेता पढ़ी लिखी थी और उसने बड़े शहर और कॉलेज की खुली जिंदगी देखी थी, इसलिए कभी कभी उसका मन अपने आप भटक जाता था। घर में खाली बैठी रहने से उसका दम घुटने लगा तो उसने एक लैपटॉप खरीद लिया। इंटरनेट लगवाकर वह उसी पर समय बिताने लगी। घर में भी ज्यादा लोग नहीं होते थे। इतनी बड़ी कोठी में सिर्फ सास कुसुम रहती थीं और वह भी अक्सर बीमार ही रहती थीं। श्वेता को किसी तरह की जिम्मेदारी या चिंता नहीं थी। जब इंटरनेट से भी मन भर जाता तो वह कार लेकर बाहर निकल जाती। जगरांव में उसके लिए खास कुछ था नहीं जहां वह समय गुजार सके, इसलिए वह अक्सर लुधियाना चली जाती थी। सिंगला परिवार को इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी। श्वेता खुले सोच वाली आज के जमाने की लड़की थी। वहीं उसके ससुराल वाले धार्मिक थे और फैशन शौक से दूर रहते थे। इसी वजह से श्वेता को ससुराल की जिंदगी किसी कैद जैसी लगने लगी थी। श्वेता सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत और समाज के दबाव की वजह से साहिल के साथ शादी निभा रही थी। दिल से वह उसे पसंद नहीं करती थी। उसने साहिल बहुत सीधा साधा, पीछे सोच वाला और समझ की कमी वाला लगता था। इसी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में धीरे धीरे दूरी आने लगी और एक दिन ऐसा मोड़ आया कि श्वेता का मन कहीं और लग गया। पिछले साल मई में श्वेता के भाई गौरव की शादी थी, इसलिए श्वेता तो गई ही, उसके साथ साहिल और उसके सास ससुर भी लुधियाना पहुंचे। यह शादी लुधियाना के गुलमोहर पैलेस में हो रही थी। इसी शादी के दौरान श्वेता की मुलाकात हितेश जिंदल से हुई। यहीं से श्वेता की जिंदगी में बदलाव शुरू हुआ और उसकी कहानी ने नया मोड़ ले लिया। हितेश श्वेता के भाई गौरव की पत्नी चेतना के मामा जुगल किशोर जिंदल का बेटा था। वह अपने चाचा पवन कुमार जिंदल के साथ लुधियाना की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जिंदल प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉपर्टी का काम करता था। श्वेता की तरह हितेश भी शादीशुदा था, लेकिन वह भी अपनी पत्नी से खुश नहीं था। हितेश की पत्नी हिना भी लुधियाना की ही रहने वाली थी। जैसे श्वेता अपने पति से खुश नहीं थी, वैसे ही हितेश भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान था। शायद इसी वजह से शादीशुदा होने के बावजूद श्वेता और हितेश पहली ही मुलाकात में एक दूसरे की ओर खिंच गए और दिल से जुड़ बैठे। शादी का माहौल था। साहिल रिश्तेदारों और बाकी कामों में व्यस्त था, जबकि श्वेता हितेश से बातचीत बढ़ाने में लगी हुई थी। रिश्तेदारी पहले से ही थी, इसलिए ज्यादा सोच विचार के बिना दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हो गई। साहिल अगले ही दिन जगरांव वापस आ गया, लेकिन श्वेता कुछ दिनों के लिए मायके में ही रुक गई। मौका मिलते ही उसने हितेश को फोन किया। उधर हितेश भी उससे मिलने के लिए बेचैन था। उसने श्वेता को मिलने के लिए एक होटल में बुला लिया। होटल में श्वेता ने हितेश के सामने अपने दिल की बात रखी। हितेश ने भी उसे बता दिया कि वह भी अपनी शादी से खुश नहीं है। दोनों की बातें मिलती जुलती थीं, इसलिए वे जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए।
रिश्तों और समाज की मर्यादा को भूलकर उन्होंने एक ऐसा रिश्ता बना लिया जिसे समाज गलत मानता है। लेकिन उस समय न श्वेता को इसकी परवाह थी और न ही हितेश को। इसके बाद दोनों बिना झिझक मिलने लगे। कभी हितेश जगरांव आ जाता और कभी श्वेता लुधियाना चली जाती। धीरे धीरे यह रिश्ता और गहरा होता चला गया। उनका यह रिश्ता बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। जब श्वेता बार बार लुधियाना जाने लगी तो साहिल ने एक दिन पूछ ही लिया कि वह इतनी बार वहां क्यों जाती है। तब श्वेता ने बहाना बना दिया कि उसे अक्सर सिरदर्द रहता है और इलाज व जांच के लिए लुधियाना जाना पड़ता है। सीधे सादे साहिल ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और चुप हो गया। उसे पूरा यकीन था कि अच्छे और इज्जतदार घर की बहू कभी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे परिवार की बदनामी हो। लेकिन यह भी सच है कि गलत काम कितना भी छिपाकर किया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। श्वेता और हितेश के साथ भी यही हुआ। उनके रिश्ते को अब करीब 1 साल हो चुका था और धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगे थे कि सच ज्यादा देर तक छिपा रहने वाला नहीं था। कुछ दिनों से श्वेता को लगने लगा था कि हितेश अपनी हदें पार करने लगा है। वह जरूरत से ज्यादा उस पर हक जताने लगा था, जैसे वह उसका पति हो। इतना ही नहीं, हितेश अब श्वेता से कहने लगा था कि वह साहिल को उनके रिश्ते के बारे में सब बता दे, उससे तलाक ले ले और फिर उससे शादी कर ले। लेकिन श्वेता इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने हितेश से रिश्ता सिर्फ अपनी जरूरत और मन की चाह के लिए बनाया था। यहां तक कि हितेश पर होने वाला खर्च भी वही उठाती थी। लेकिन अब हितेश जो मांग कर रहा था वह श्वेता कभी पूरी नहीं कर सकती थी। इसमें दो परिवारों की इज्जत दांव पर थी। साथ ही साहिल और हितेश की हैसियत में भी बड़ा फर्क था। हितेश के बदले हुए व्यवहार से परेशान होकर श्वेता ने उससे मिलना बंद कर दिया। इसके बाद हितेश उसे बार बार फोन करने लगा और साहिल से तलाक लेने का दबाव बनाने लगा। अब श्वेता को समझ आ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। श्वेता को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे बहुत पछतावा होने लगा। अब वह हितेश से अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी, लेकिन हितेश उसे जबरदस्ती करने लगा। वह उसे धमकाने लगा कि अगर श्वेता ने उसकी बात नहीं मानी तो वह साहिल को उनके रिश्ते की सारी सच्चाई बता देगा। हितेश के डर से श्वेता ने अपना पुराना मोबाइल नंबर अक्सर बंद रखना शुरू कर दिया और बात करने के लिए नया नंबर ले लिया। लेकिन हितेश ने किसी तरह उसका नया नंबर भी पता कर लिया। 8 मार्च 2014 को हितेश ने श्वेता के नए नंबर पर फोन करके फिर धमकी दी। उसने कहा कि अगर श्वेता ने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो वह खुद जगरांव आकर साहिल को सब कुछ बता देगा। इस धमकी से श्वेता बहुत घबरा गई। उसने हितेश को बार बार समझाने की कोशिश की। कहा कि जो कुछ भी उनके बीच चल रहा है उसे वहीं तक रहने दे। जो वह चाह रहा है वह न तो सही है और न ही मुमकिन। अगर ऐसा हुआ तो कई घर उजड़ जाएंगे। लेकिन हितेश सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन हितेश श्वेता की बातों को हंसी में उड़ा देता और अपनी जिद पर अड़ा रहता। इससे श्वेता और ज्यादा परेशान रहने लगी। साहिल ने श्वेता की परेशानी जरूर महसूस कर ली थी, लेकिन वजह नहीं समझ पाया। इसी बीच 10 मई को साहिल ने श्वेता से बाहर किसी होटल में डिनर के लिए जाने की बात कही। वह शाम को वादे के अनुसार समय से पहले घर आ गया। श्वेता ने सास ससुर के लिए खाना पहले से ही तैयार कर रखा था, इसलिए साहिल के आते ही वह उसके साथ निकल गई। साहिल उसे जगरांव के मशहूर होटल स्नेहमून में डिनर के लिए ले गया। डिनर के दौरान भी हितेश बार बार श्वेता को फोन कर धमकी देता रहा। परेशान होकर श्वेता ने फोन बंद कर दिया। रात करीब 12 बजे खाना खाकर पति पत्नी घर लौटे। साहिल काफी थका हुआ था और सो गया, लेकिन श्वेता चिंता और बेचैनी की वजह से नींद नहीं ले पा रही थी। हितेश उस रात भी श्वेता को फोन कर रहा था। श्वेता समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वह इस परेशानी से कैसे बाहर निकले। बातचीत से उसे पता चला कि हितेश काफी नशे में है। नशे की हालत में ही शायद वह श्वेता को और ज्यादा तंग कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसे रोक पाना भी मुश्किल था। कोई उपाय नहीं सूझा तो श्वेता ने फोन बंद कर दिया और आंखें बंद करके बेड पर साहिल के बगल में लेट गई। रात करीब 1 बजे साहिल के फोन पर कोई कॉल आया। साहिल ने फोन रिसीव किया और दूसरी ओर जो भी कहा गया उसे सुनकर सिर्फ इतना कहा, रात बहुत हो चुकी है, अभी सो जाओ, इस विषय पर कल सुबह बात करेंगे। फोन रखकर साहिल ने करवट ली, लेकिन बगल में श्वेता नहीं थी। उसे लगा कि सीढ़ियों की तरफ कोई जा रहा है। वह उठकर सीढ़ियों की ओर गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन ऊपर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। साहिल तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। छत पर पहुंचते ही उसकी नजर श्वेता पर पड़ी, जो मुंडेर के पास खड़ी थी।
हालात समझते ही साहिल घबराकर चिल्लाया और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, श्वेता का बैलेंस बिगड़ गया। एक तेज चीख सुनाई दी। साहिल डर के मारे वहीं रुक गया, लेकिन जल्दी संभला और नीचे भागा। चीख सुनकर सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं, पड़ोसी भी बाहर आ गए। श्वेता जमीन पर पड़ी थी। पड़ोसियों की मदद से साहिल उसे कल्याणी अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साहिल ने तुरंत इस घटना की खबर अपने ससुर बृजभूषण और साले गौरव को दी। करीब 2 घंटे बाद श्वेता के रिश्तेदार और परिचित जगरांव पहुंचे। उन्होंने साहिल या उसके परिवार की बात सुने बिना ही हंगामा करना शुरू कर दिया। थाना सिटी को भी घटना की खबर दे दी गई थी। थाना सिटी के थाना प्रभारी दलजीत सिंह सिद्धू अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। लाश को कब्जे में लेकर उन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू की। जब दलजीत सिद्धू ने श्वेता की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही, तो उसके मायके वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि श्वेता ने खुद नहीं कूदी, बिल्कुल साहिल और उसके माता पिता ने दहेज के लिए उसे छत से धकेल कर मारा है। वे लाश तभी उठाने देंगे जब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। श्वेता के घर वालों के साथ कुछ स्थानीय नेता और समाज सेवी भी आ गए थे। वे पुलिस को धमका रहे थे कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना देंगे और बाजार बंद करवा देंगे। हंगामा चल ही रहा था कि डीएसपी सिटी सुरेंद्र कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। थाना प्रभारी दलजीत सिंह सिद्धू ने मौके की नजाकत को देखते हुए इस घटना को अपराध संख्या 62/2014 पर भादंवे की धारा 304B/34 के तहत दर्ज कराया। आरोपियों के नाम साहिल, उसके पिता अशोक कुमार सिंगला और मां कुसुम सिंगला थे। यह कार्रवाई 11 मार्च 2014 को हुई। उसी दिन थाना प्रभारी ने श्वेता का पोस्टमार्टम करवाया और लाश को मोर्चरी में रखवा दिया। अगले दिन यानी 12 मार्च को श्वेता का एक्सरे भी करवाया गया। 13 मार्च को श्वेता की हत्या के आरोप में साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद श्वेता के मायके वाले कुछ शांत हुए। 14 मार्च को साहिल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसे 18 मार्च तक के लिए रिमांड पर लिया गया। साहिल को अदालत में पेश करने से पहले 13 मार्च को थाना प्रभारी ने उसकी निशानदेही पर श्वेता का मोबाइल और लैपटॉप उसके घर से बरामद कर लिया। पुलिस ने श्वेता का फोन चेक किया तो पता चला कि घटना वाले दिन यानी 10 मार्च श्वेता के नए और पुराने दोनों नंबरों पर 2 अलग-अलग नंबरों से 163 कॉल और 193 मैसेज आए थे। पुलिस ने दोनों नंबरों की पड़ताल की तो वे लुधियाना के हितेश जिंदल के निकले। इसके बाद थाना प्रभारी दलजीत सिंह सिद्धू ने श्वेता के लैपटॉप की जांच की। उसमें श्वेता और हितेश की अनगिनत अर्धनग्न और अश्लील तस्वीरें मिली। श्वेता का मोबाइल और लैपटॉप चेक करने के बाद पूरा मामला साफ हो गया। दरअसल 10 मार्च को हितेश ने श्वेता को 163 बार फोन और 193 एसएमएस करके धमकियां दी थीं। वह उसे पूरी तरह डराना चाहता था। हितेश उसे तुरंत साहिल से रिश्ता खत्म करने के लिए दबाव डाल रहा था और कह रहा था कि अगर श्वेता खुद बात नहीं कर सकती तो वह स्वयं साहिल से फोन करके बात कर लेगा। श्वेता बार बार मना कर रही थी, लेकिन हितेश ने उसे नहीं माना। रात करीब 1 बजे हितेश ने साहिल को फोन करके अपने और श्वेता के संबंध की सारी बात बता दी और गाली गलौज भी की। साहिल ने उस समय बुरा नहीं माना और कहा कि सुबह बात करेंगे, फिर फोन काट दिया। साहिल ने सोचा कि सुबह वह कुछ बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर हितेश को समझा देगा, क्योंकि उनके बीच रिश्तेदारी भी थी। साहिल हितेश का बहनोई था। रात में साहिल ने श्वेता से कोई बात नहीं की, लेकिन श्वेता ने साहिल और हितेश की बातचीत सुन ली। बदनामी के डर से श्वेता ने जान दे दी। 23 मार्च को पुलिस ने फोन और लैपटॉप में मिले सबूत अदालत में पेश किए। स्थानीय जज गुरबीर सिंह की अदालत में साहिल को निर्दोष बताया गया, जबकि श्वेता को खुदकुशी के लिए विवश करने का आरोपी हितेश जिंदल बनाया गया। साहिल के वकील अशोक भंडारी ने श्वेता के घर वालों के अलावा अन्य लोगों के बयान, श्वेता और हितेश की लैपटॉप से मिली अश्लील तस्वीरें और फोन में मिले सारे रिकॉर्ड अदालत में पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों को देखने के बाद साहिल को इस केस से मुक्त कर दिया और हितेश को आरोपी बनाकर जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए। हितेश उसी दिन अपनी पत्नी हिना के साथ घर से फरार हो गया। 5 मई 2014 को हितेश ने लुधियाना की सेशन जज सुरेंद्र पाल कौर की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन अगले दिन उसे खारिज कर दिया गया। हितेश की तलाश में पुलिस दिन रात छापे मार रही थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस जांच में एक मोबाइल नंबर सामने आया
जिससे श्वेता को मैसेज भेजे जा रहे थे और उस पर दबाव डाला जा रहा था। यह नंबर कागजों में श्वेता के भाई गौरव गोयल के नाम पर था, लेकिन पुलिस ने सेल टॉवर लोकेशन से पता लगाया कि उस वक्त यह नंबर असल में हितेश जिंदल ही इस्तेमाल कर रहा था। हितेश जिंदल मृतका के भाई का साला था। इसी रिश्ते की वजह से पुलिस के लिए उसकी पहचान करना और उस पर शक करना आसान हो गया। जब ये सारे सबूत सामने आ गए तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद अगस्त 2014 में उसे जेल भेज दिया गया। कुछ दिन जेल में रहने के बाद हितेश जिंदल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रेगुलर जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला ज्यादातर मोबाइल मैसेज और आपसी रिश्तों पर टिका है। इन बातों पर पूरा फैसला ट्रायल के दौरान होगा। मतलब अभी के लिए कोर्ट ने माना कि जेल में रखना जरूरी नहीं है, इसलिए जमानत दे दी गई। जमानत देते समय हाईकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ अवैध संबंध होना या मैसेज भेजना इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि आरोपी का मकसद श्वेता को आत्महत्या के लिए मजबूर करना ही था। कोर्ट के मुताबिक यह एक विवाद वाली बात है, जिसे ट्रायल के दौरान ही साबित किया जाएगा। 2026 की जानकारी के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी जमानत पर बाहर है। अब इस केस का आखिरी फैसला ट्रायल कोर्ट में पेश होने वाले सबूतों और गवाहों की गवाही पर ही तय होगा। कोर्ट सभी बातों को ध्यान से देखकर ही आगे का निर्णय लेगी। इस पूरी घटना से श्वेता ने अपनी एक गलती के कारण अपने घर और परिवार को बर्बाद कर दिया।